Good day to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का टॉपिक है ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा, यानी बाजरे में हरित बाली रोग। यह रोग भारत के उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां बाजरे की खेती होती है। इस रोग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी बटलर ने 1907 में दी, और इस रोग के कारण बाजरे की फसल में लगभग 45 से 50% तक जो उपज है वो कम हो जाती है। यह रोग भारत के विभिन्न स्टेट्स जैसे यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि में पाई जाती है। और अगर रोग बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है तो इससे 100% तक भी फसल नष्ट हो सकती है। कोई भी पादप रोग है उसको हम कुछ टॉपिक्स या कुछ हेडिंग्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम उसके सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद पैथोजन की संरचना, जिसे कि ईटियोलॉजी भी कहते हैं। उसके बाद इसका रोग चक्र या डिजीज़ साइकिल, और उसके बाद रोग नियंत्रण। तो ये टॉपिक्स जो है किसी भी रोग के अध्ययन में कवर किए जाते हैं। बाजरे का जो हरित बाली रोग है उसके रोग लक्षणों को 3 भागों में बांटा गया है: डाउनी मिल्ड्यू स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज, शूट एंड बड डिफॉर्मेशन स्टेज। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज को मृदुल रोमिल अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में जो पौधे हैं वो पीले, छोटे व कमज़ोर हो जाते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल का ह्रास और कई सारी धारियाँ बन जाती हैं। इस रोग लक्षण से यानी डाउनी मिल्ड्यू अवस्था जो है वो पुरानी पत्तियों में अधिक पाई जाती है, और मॉर्निंग के समय इसमें पत्ती की निचली सतह पर एक डाउनी ग्रोथ या मृदुरोमिल ग्रोथ पाए जाने के कारण इसको डाउनी मिल्ड्यू स्टेज कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू स्टेज में पत्तियों की निचली सतह पर जो इसका जो पैथोजन है यानी स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला फंजाई, तो इस फंगल पैथोजन के जो स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो पत्ती की स्टोमेटा से बाहर आ जाते हैं और पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद मृदुरोमिल या डाउनी मिल्ड्यू ग्रोथ का निर्माण करते हैं, और धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़कर ट्विस्ट हो जाएंगी, झुर्रीदार हो जाएंगी, और मृदुरोमिल अवस्था स्पष्ट हमें दिखाई देने लगती है। और पौधे का जो हाइट है, कद है, वो भी छोटा हो जाता है। दूसरी जो अवस्था है इसकी वो कहलाती है हरित बाली अवस्था या ग्रीन ईयर स्टेज, यानी जो बाजरे की जो बाली होती है वो पूरी पत्तीनुमा संरचना में बदल जाती है। यानी जहाँ बाजरे की बाली में दाने बनने चाहिए, दाने की जगह पर वो जो बाली है वो पूरा पत्तीनुमा संरचना या लीफी हो जाती है। और ये जो लक्षण है मुख्य रूप से ये इन्फोसेंस पे दिखाई देता है। तो स्क्लेरोस्पोरा से संक्रमित होने पर जो बाली है उसमें दाने बनते नहीं हैं। अगर दाने बनते भी हैं तो जो स्पाइकलेट जो है वो छोटी हरी पत्तियों में बदल जाते हैं, और पूरी की पूरी बाली जो है वो हरी पत्तियों के समूह के रूप में दिखाई देती है। इस कारण इसको ग्रीन ईयर स्टेज कहते हैं। और एंड में जो ये लीफी स्ट्रक्चर है पूरा बाली का, ये ड्राई एंड ब्राउन हो जाता है। ग्रीन ईयर स्टेज में एक पुष्पक्रम के जितने भी पार्ट होते हैं, गेहूं में जो पुष्पक्रम है वो कहलाता है स्पाइक, और स्पाइक जो होता है वो कई सारे स्पाइकलेट से बना होता है, और प्रत्येक स्पाइकलेट जो है वो ग्लूम्स, प्लिया, स्टेमन, पिस्टिल इनसे बना होता है। और ये सारे के सारे पार्ट जो हैं अंततः पत्तीनुमा संरचना में बदलने के कारण इसे हम हरित बाली कहते हैं। तो आप जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो
कि इसमें आसपास जो हमें बालियाँ दिख रही हैं वो पूरी इंटैक्ट हैं, यानी उनमें दाने हैं, जबकि जो पूरा जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है बाली, इसमें ये जो पूरे स्पाइकलेट्स हैं वो लीफी स्ट्रक्चर में बदल गए हैं। दूसरे पिक्चर में जो बेसल पार्ट है वो अत्यधिक पत्तीनुमा संरचना बदल गया है, जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसमें कम पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो जो ग्रीन ईयर स्टेज है इसमें भी 3 तरह की बाली हमको दे सकती हैं। जैसे कि इसमें संपूर्ण जो बाली है, ईयर है, वो लीफी हो गई है। दूसरी स्टेज में कि बाली का जो है निचले वाला भाग जो है वो लीफी हो जाता है, ऊपरी वाला भाग जो है थोड़ा नॉर्मल रहता है या थोड़े बहुत उसमें दाने बन जाते हैं। और कई बार ऐसी स्टेज भी आती है कि ईयर्स का निर्माण या बालियों का निर्माण होता ही नहीं है, उसकी जगह छोटी पत्ती जैसी गुच्छा बन जाता है। रोग लक्षण में जो तीसरी स्टेज है ग्रीन ईयर डिजीज़ की वो है शूट एंड बड डिफॉर्मेशन। इस अवस्था में जो टिलर्स हैं यानी जो ब्रांचेस हैं बाजरे के वो कम बनेंगे, पौधा जो होगा वो बौना हो जाएगा और झाड़ीनुमा दिखाई देगा। इंटरनोड्स की जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, जिससे पौधा बुशी दिखता है, बौना दिखता है। और जो कलिकाएं हैं वो विकृत हो जाती हैं और जो ऑक्सिलरी शूट्स हैं वो अत्यधिक मात्रा में बनती हैं। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो फंगल पैथोजन है ये ग्रीन ईयर डिजीज़ को उत्पन्न करता है। ये जो पैथोजन है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी अविकल्पी कवक है या परजीवी है, जो पौधे के सभी भागों में सिस्टेमिकली या सर्वांगी रूप से पाया जाता है। इसका जो कवक जाल है वो अंतराकोशिक होगा, साइनोसिटिक होगा, ब्रांच्ड एंड हाईलाइन होगा और इसके फंगल हाइफी से थैलीनुमा या अंगुलीनुमा चूष्कांग निकलते हैं, जो कि होस्ट सेल में प्रवेश करके पोषण ग्रहण करते हैं। स्क्लेरोस्पोरा में जो बाइसिलियम है वो वृद्धि करने के बाद स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करेगा। ये स्पोरेंजियोफोर जो है ये डाइकोटोमस या ट्राइकोटोमस हो सकता है, यानी द्विभाजी शाखन या त्रिभाजी शाखन इनमें पाया जाता है। और प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक अंगुलीनुमा फूली हुई संरचना बनेगी जिसे स्टेरिगमेटा कहेंगे। इस स्टेरिगमेटा पे स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। ये जो स्पोरेंजियम होते हैं ये काचाब, चौड़े व लेप्टिकल शेप या दीर्घवृत्ताकार होते हैं और इनके टिप पर एक नुकीला सा संरचना दिखाई देगा जिसे कहेंगे पेपिला। और ये जो स्पोरेंजियम है इनका जर्मिनेशन 16 से 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है और बीजाणुधानियों के अंकुरण के कारण इसमें किडनी शेप्ड और बाइफ्लैजिलेट जूस स्पोर्स या चल बीजाणु बनते हैं। यही चल बीजाणु फिर पुनः बाजरे के उसी पौधे को, उसके स्वस्थ भागों को इन्फेक्ट करते हैं, जिसे हम कहेंगे द्वितीयक संक्रमण या सेकेंडरी इन्फेक्शन। स्क्लेरोस्पोरा के माइसीलियम की ग्रोथ के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75 के करीब अनुकूल रहती है। टेम्परेचर जो होता है इसका 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तक अनुकूल रहता है। स्क्लेरोस्पोरा में जो लैंगिक जनन होता है वो ओगैमस या विषम युग्मकी प्रकार का होता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो संरचना बनेगी थिक वॉल्ड वो कहलाएगी ऊस्पोर, जो कि डिप्लॉयड थिक वॉल्ड जायगोट होता है। फिर इसमें मियोसिस के द्वारा कई सारी ये सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर प्रत्येक सेल्स जो बनाएगी वो जूस्पोर्स का निर्माण करेगी और फिर ये जूस्पोर्स ही जो है जर्मिनेट होते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। स्क्लेरोस्पोरा के अंदर जो डिज़ीज़ की अक्रेंस है या ये रोग कैसे उत्पन्न होता है, तो इसकी 3 संभावनाएं होती हैं कि अगर ये रोग कब होगा, जब माइसीलियम सीड्स में पाया जाए। जब आप बाजरे के सीड्स बोएंगे तो उसमें अगर ऑलरेडी माइसीलियम होगा तो वो पौधे की वृद्धि के साथ साथ ग्रोथ करेगा। इसके अलावा जो ऊस्पोर्स हैं वो बीजों के साथ मिले हुए हों
तो भी ये डिज़ीज़ होती है। और अगर ऊ स्पोर्स मिट्टी में दबे रहते हैं तो ये फिर जर्म ट्यूब के द्वारा हेल्दी पौधे को भी इन्फेक्ट करके रोग को उत्पन्न करते हैं। ग्रीन ईयर डिज़ीज़ जो है ये सॉइल बॉर्न डिज़ीज़ है, यानी मिट्टी के द्वारा होती है मुख्यतः, क्योंकि मिट्टी में जो ऊ स्पोर्स हैं वो सर्वाइव करते हैं और ये कम से कम 8 से 10 साल तक जीवित रह सकते हैं मिट्टी में। और जैसे ही इनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं ऊ स्पोर्स को, ये जनन नलिका बनाकर अंकुरित होते हैं और जो नए सीडलिंग्स हैं बाजरा के उनमें पेनिट्रेट कर जाएंगे और फिर ये पूरा जो माइसीलम है पौधे के सभी भागों में फैल जाता है और फिर वो लक्षण उत्पन्न करता है। डिजीज़ मैनेजमेंट यानी रोग को किस तरह से नियंत्रित करना चाहिए। सबसे पहले प्रमाणित बीजों का यूज़ करना चाहिए। प्रमाणित बीज जो हैं पहले से उनको चेक कर लिया जाता है कि उसमें पैथोजन तो नहीं है, उसको डिसइंफेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद सेकंड तरीका है रोग को नियंत्रण करने का कि जो भी इन्फेक्टेड पौधे हैं या संक्रमित पौधे हैं उनको उखाड़ के नष्ट कर दिया जाए। तीसरा मेथड है कि जो बाजरे की फसल है वो 4-5 साल के डिफरेंस पे बोई जाए, यानी जो क्रॉप रोटेशन किया जाए ताकि जो ऊ स्पोर्स हैं वो इन्फेक्ट ना कर सकें। इसके अलावा चूँकि ये सीड बॉन्ड से भी होता है और सॉइल बॉन्ड तो होता ही है, तो सीड्स में अगर माइसीलियम हो या उसके स्पोर्स हो तो उसको नष्ट करने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। और सीड ट्रीटमेंट करने के लिए जो थायरम जो फंजीसाइड है उसका 2.5 ग्राम लेकर सॉल्यूशन बनाकर उसको सीड से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कुछ फंजीसाइड्स का स्प्रे भी करके डिज़ीज़ को रोका जा सकता है, जैसे कि मैनकोज़ैब। और ये जो स्प्रे है ये 2 बार करना चाहिए। पहला स्प्रे जो है वो बाजरे की बुवाई के 2 से 3 हफ्ते बाद करना चाहिए। दूसरा जो स्प्रे है वो बाली के बनने के टाइम करना चाहिए। इसके अलावा अन्य उपाय हैं इसके कि ग्रीन ईयर डिज़ीज़ को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए हमें रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्में हैं बाजरे की पूसा मोती HB1, BBH4, पूसा 23। इसके अलावा भी कई सारी स्पीशीज़ हैं, वैराइटीज़ हैं जैसे कि BD560, CM46। तो इन डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ को उगा के भी पौधों को कंट्रोल किया जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट के लिए थायरम के अलावा भी कई सारे फंजीसाइड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एग्रोसैन, सैरेसन। इन फंजीसाइड्स को भी सीड से ट्रीट करके फिर सीड्स को बोया जाए तो ये रोग काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्क्लेरोस्पोरा फंजाई जो कि बाजरे में हरित वाली रोग उत्पन्न करता है, तो उसको रोकने के लिए विभिन्न कंट्रोल मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपने भी पढ़ा कि इसमें प्रमाणित बीज यूज़ होंगे। आप फंजीसाइड्स का उपयोग करके भी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं फंजीसाइड से, फंजीसाइड्स का स्प्रे भी कर सकते हैं। और सबसे जो प्रभावी उपाय होता है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो है कि रोग प्रतिरोधी किस्में बोए जाएं, यानी जो किस्में बाजरे की पहले से ही रोग के प्रति रेजिस्टेंट होंगी, प्रतिरोधी होंगी, तो उनमें ये रोग उत्पन्न ही नहीं होगा और हमें जो आने वाले आगे जो उपाय हैं फंजीसाइड्स का प्रयोग करना या क्रॉप रोटेशन या इनका हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे प्रभावी उपाय इस डिजीज़ को कंट्रोल करने का यही है कि रोग प्रतिरोधी किस्में जो है उनका प्रयोग किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ बाजरा। इसे हम डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा भी कहते हैं, जिसमें आपने इस पूरे रोग का अध्ययन किस किस में किया?
इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े? सिम्टम्स यानी रोग लक्षण, रोग जनक, रोग चक्र और रोग नियंत्रण। So thank you for listening.